start with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum everyone. I am Bisma Nasir and welcome you all to the 12th webinar organized by Society of Plant Breeders and Geneticists. That agenda is GRE preparation and Fulbright scholarship. For that, today we have invited a very special person having an amazing visionary who have been preparing the students for standardized tests and public communications since 2016. He has been working on multiple posts right after his graduation. He is the co-founder and lead instructor of Reformers Prep and a Fulbright consultant. His GRE students have set the global records and regularly jump around 45 percentiles on the GRE on average. Let's welcome Mr. Sikandar Mirza. Sir, so good to have you here. Thank you so much for joining us. Now over to you, sir. Thank you, Bisma, for introducing me. Always makes my job easy क्योंकि मैं कहीं भी कोई भी सेमिनार करवा रहा हूँ तो the introduction part is always the scariest one. I just do not know how to tell people. Just to add to what you said, I also have a nationally recognized award in the field of education, or this is what I've been working in for the last 6 years. Bisma ने already बता दिए कि आज क्या ये जो webinar है, it is about Fulbright scholarship and the GRE test. Let me tell you the reasons कि why I would recommend कि आप लोग graduate studies जो है ना वो पाकिस्तान में pursue ना करो, ठीक है? Nothing against the country, but as we all know, it's not the most optimal country in the world, right? So multiple reasons हैं, security concerns हैं, हम लोगों को feel नहीं होता, but बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं. मेरे पास एक student थी, she was from Ireland, and I told her कि यार इस तरह का एक problem हुआ, mob आ गया बाहर और इस तरह जला रहे हैं जगहों को. This was something alien to her. And she started asking me these cute questions कि ऐसा होता है और फिर इसमें क्या होता है और फिर लोग भी मर जाते हैं और ऐसे भी होता है. मैं like this is very normal here, right? So that's like one of the reasons कि आप long term के अंदर, you know, poverty and inequality, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि लोगों की buying power हम लोगों की बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है. Healthcare का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा लिमिटेड है, तो एज वी प्रोग्रेस इनटू आवर 30s और 40s में तो ये चीजें नजर आती हैं कि यार ये चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है? तो इट बिकम्स एन इनकन्वीनियंस. ऑफ कोर्स एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना कोई खास नहीं है. वी आर स्टिल स्टक मोस्टली इन 1800s जहाँ पे मेमोरी बेस्ड लर्निंग होती थी, और अभी दुनिया उससे निकल के AI adoption पे जा रही है और हम अभी ट्रांसफर हो रहे हैं मेमोरी बेस्ड लर्निंग से. सोच रहे हैं कि यार अब रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स पे भी काम करना है. करप्शन इज अ प्रॉब्लम. बहुत सारे मैंने लोगों को ऐसे देखा है कि यू नो इफ दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू व्हाट द वर्ल्ड इज, हाउ द वर्ल्ड इज, उनके ज़हन में ये होता है कि बस यार यही दुनिया, राइट? तो अपनी जॉब्स के लिए भी दे आर पेइंग पीपल वेरी हाईली क्वालिफाइड. It's very heartbreaking to see that. Infrastructure इतना कोई खास नहीं है. अब जैसे मैं यहाँ पे गिलगित में एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? It's a regional project. यहाँ के 7-8 districts के अंदर है और I'm working with the government, major private schools. तो मैंने यहाँ से स्कर्दू जाना था और स्कर्दू से वापस आना था, और फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे adjoining KP के अंदर एरिया आता है चित्राल, आपको पता होगा, उधर जाना था. अब मैं चित्राल नहीं जा पाया यार, वहाँ पे फ्लड आ गया लिटरली, लाइक तो ये भी एक जो है ना अपनी मूवमेंट जो है अक्रॉस द कंट्री. वी हैव सो लाइक सच अ वास्ट लैंडस्केप, हम नहीं उसमें कर सकते. एनर्जी क्राइसिस है, यहाँ पे भी मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हुआ. ओवरऑल आपको एनर्जी क्राइसिस बहुत स्लो डाउन कर लेता है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वी डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट? रिलीजियस एथनिक टेंशंस होती हैं, मतलब वो ओपननेस नहीं होती जो आपको कैंपस पे चाहिए होती है एक लर्निंग के लिए. जेंडर इक्वालिटी इज एन इशू. अगर आप कोर्ट्स में जाओ तो वहाँ पे मेल्स रगड़े जा रहे होते हैं फेक केसेस में, बाकी जगहों पे जाओ तो फीमेल्स रगड़ी जा रही होती हैं, ठीक है? तो ये एक बड़ा एक वियर्ड सा सिचुएशन है इस मुल्क के अंदर. दैट बीइंग सेड, पाकिस्तान इज आवर होम, बट आई डू थिंक कि हम इसको बेहतर तभी कर सकते हैं जब हम एक बाहर जाएं, एक्सपोजर लें और उन ब्रेन्स को, उन लर्निंग्स को, जो स्मार्ट्स हमने डेवलप किए हैं, उनको हम वापस आके यूटिलाइज करें. यार ये सेशन जो है ना ये काफी
इंफॉर्मेशन इंटेंसिव होगा, तो सारे कोई ना कोई मोबाइल पे नोट्स लेने हैं तो मोबाइल पे ले लो, लेकिन पुल आउट समथिंग जिस पे आप लोग कुछ लिख सकते हो. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको इसमें काफी सारी चीजें पता होंगी, बट देन देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मैं आई वुड बी हैप्पी टू ब्रिंग टू लाइट. ठीक हो गया? सो फुलब्राइट जो है वो पाकिस्तान की बिगेस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है. ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का मतलब ये होता है कि आप एक दफा ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, उसके बाद अपने मास्टर्स में या मास्टर्स के बाद पीएचडी में अप्लाई करना है, तो आपके पास जो उस स्टेज पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं उनको ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स कहते हैं. ठीक है? तो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू डू अ वेरी क्लीशे थिंग. आई विल टेल यू 10 reasons to apply for Fulbright, right? Yeah, the first one is, of course, academic excellence. अब फुलब्राइट जो है ना स्कॉलरशिप, वो आपको वर्ल्ड क्लास स्कूल्स, बेसिकली अमेरिकी जो होते हैं ये यूनिवर्सिटीज को अपने जार्गन के अंदर स्कूल कहते होते हैं, तो आपको वर्ल्ड क्लास स्कूल्स का एक्सेस देती है, राइट? और हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, लोगों को एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि यार फुलब्राइट तो हमें इतनी महंगी यूनिवर्सिटीज में नहीं भेजती, लेकिन दैट्स रॉन्ग. और दूसरा ये है कि दुनिया के तकरीबन सारे के सारे टॉप स्कूल्स, आप टॉप 20-30 की लिस्ट उठा के देखो, एटलीस्ट 90% जो है यूएस के अंदर, मुश्किल से कोई है जो यूएस से बाहर, राइट? सो दैट्स नंबर वन कि आप एकेडमिक एक्सेलेंस जो अचीव कर सकते हो अगर आप फुलब्राइट पे पहुंच जाओ. यहाँ पे नीचे जो मैंने लिखा हुआ ना, फ्रॉम नस टू हार्वर्ड, ये बेसिकली मैंने अपने लिए नोट्स लिखे हुए हैं. मेरा एक सीनियर था जिसने एक बिल्कुल छोटे से किसी कॉलेज से किया, somehow he got into NUST, which is a good university. He was my senior at NUST, and then from NUST he went to Harvard Education School, and he's a totally changed person now, right? The second reason is financial support. फुलब्राइट स्कॉलरशिप जो है ना यार, वो सब कुछ कवर करती है. आपको ट्यूशन फी तो कवर कर रही है, ठीक है, साथ आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी दे रही है, उसके साथ जो है आपको रहने के पैसे भी दे रही है, और वो जो उनका स्टाइपेंड होता है चेंज होता रहता है. द लास्ट टाइम आई चेक्ड इट वाज समवेयर अराउंड $22, $2200 प्लस अ मंथ, एंड वेंट ऑल द वे अप टू 3000. वो फिर डिपेंड करता है आप किस स्टेट में रह रहे हो. किसी बहुत महंगी स्टेट में रह रहे हो तो आपको ज्यादा देंगे. और स्टूडेंट्स फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे जाके अर्न कर रहे होते हैं. लिटरली करते क्या है सारे कि वहां पे जगह इकट्ठी लेके रहना स्टार्ट हो जाते हैं. मतलब यू कैन पूल योर मनी इन, राइट? फुलब्राइट तो आपको आपकी इंडिपेंडेंस के हिसाब से देती है कि यार आपने अलग रहना है, बिल्कुल अकेला रहना है, दिस इज हाउ मच मनी यू वुड नीड, टेक इट. पीपल अर्न, मतलब वो 2 साल का मास्टर्स कर रहे हैं और पर मंथ वो लाख 1.5 लाख रुपया बचा रहे होते हैं. मैंने इस तरह के भी केसेस देखे हैं. कुछ ट्रैवलिंग पे कर रहे हो तो फाइनेंशियल सपोर्ट इज अ बिग बिग. आपको ये रिटर्न टिकट्स देते हैं साल में 2 दफा, हर सेमेस्टर में आपको पाकिस्तान आने के और पाकिस्तान से फिर वापस जाने के टिकट्स देते हैं. तो लाइक आपको बहुत पैम्पर करते हैं फुलब्राइट फाइनेंशियली. सो दैट्स रीजन नंबर 2 टू अप्लाई फॉर फुलब्राइट. थर्ड इज ग्लोबल एक्सपोजर. यार मैं इसमें जो बाकी चीजें देखी हैं वो नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ एक स्टोरी सुनाऊंगा. स्टूडेंट ऑफ माइन, she was doing this water का कोई project in Africa, और it was huge. And I was like कि यार how did you get it? And she told me कि सर मेरी क्लास के अंदर कोई अफ्रीकन, कोई वहाँ पे किंगडम है, कोई कुछ है, उस किंग का बेटा था. And that is how I got into contact with the biggest people. अब पता नहीं वो किंग था, कोई लॉर्ड था, whoever it was. So these are the type of people you can expect to see in your classroom in the US, right? So आपका global exposure जो है वो बहुत extreme level का होता है. आप students और scholars from around the world उनके साथ interact करते हो और आपका perspective बहुत enhance होता है. रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं. एक और मिसकंसेप्शन है, कभी कभार लोग कह रहे होते हैं कि यार फुलब्राइट रिसर्च इंटेंसिव प्रोग्राम्स को शायद पसंद नहीं करती है, या उनमें ऐसा नहीं है यार. रिसर्च इंटेंसिव प्रोग्राम्स को उन्होंने स्पेशली उनके कुछ एजुकेशन के अंदर और हेल्थ के अंदर लाइक दे फंड यू. दुनिया में किस किस किस्म की रिसर्चेस हो रही हैं यार. आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट. लोगों ने तो अब ये, और ये काफी पुरानी है, लोगों ने स्टेम सेल्स यूज करके ऑर्गन्स ग्रो करवाना स्टार्ट किए हैं. जो उनके वॉर के वेटरन्स होते हैं ना, किसी का कान उड़ गया बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर, तो वो माउस लैब रैट्स होते हैं,
जिनका इम्यून सिस्टम नहीं होता ना, विदाउट इम्यून, क्योंकि इम्यून का काम होता है कि वो फॉरेन सेल्स को रेजिस्ट करता है, तो विदाउट इम्यून उनको करते हैं और उनके अंदर पूरा उनका कान ग्रो करके ट्रांसप्लांट कर देते हैं. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. दिस इज द टाइप ऑफ स्टफ व्हिच इज हैपनिंग अराउंड इन द not just in the field of medicine and mental health, but I opportunities very fascinating. पर्सन ग्रो करते हो, आप में रेजिलियंस आती है, आप इंडिपेंडेंस सीखते हो, डिफरेंट कल्चर. तो बेसिकली yeah, so that lady was it was her medical condition. She suffered from dwarfism, and her ideas were कि I'm a dwarf, मैं तो एक जेनेटिक जो हूँ ना एनॉमली हूँ, मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मुझे तो पैदा होके मर जाना चाहिए था, बॉडी डिस्मॉर्फिया, इस तरह की चीजें. Now that lady is working with, I think the last time I checked, John Hopkins की रिसर्च में वो कुछ बड़ा कर रही है, and she might be in 8 to 10 years changing medicine or be a part of the change as we witness it, right? तो personal growth होती है आपकी extreme, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, आप एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हो, आप कोई सर्जन बनना चाहते हो, आप कोई बहुत ही टॉप नॉच फोकस इंजीनियर बनना चाहते हो, तो उसमें आपको फुलब्राइट में, क्योंकि फुलब्राइट जब आप 2 साल की डिग्री करके वापस भी आते हो ना, तो फुलब्राइट मल्टीपल डेवलपमेंट की आपको अपॉर्चुनिटीज देती है. वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं जिन पे आप लोगों से मिल के अपनी फील्ड के जो कि मजे मजे के काम कर रहे हैं, वो आपको बहुत प्रोफेशनली डेवलप करती है वो चीज. लम्स की टीम से लेके हमारे मुल्क के इकोनॉमिस्ट तक जो है, उनके अंदर फुल राइटर्स बैठे हुए फिलहाल. जस्ट टू क्लोज इट ऑन दैट एग्जाम्पल. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अब इसको जब मैं डाल रहा था, मैं सोच रहा था कि यार इज दिस अ रीजन इनफ फॉर मी टू मेक अ केस फॉर फुलब्राइट. आई थिंक इट इज, क्योंकि अर्थ की डोमिनेंट लैंग्वेज चेंज होती रही है. किसी टाइम पर्शियन थी, फिर अरेबिक हुई, फिर चगताई तुर्किक हुई, फिर कुछ टाइम के लिए पर्शियन हो गई, अब इंग्लिश है. और अगर आपको इंग्लिश के वो नुआंसेस और वो डेप्थ नहीं आती है ना, तो यू आर रियली अनएबल टू कनेक्ट विद अ वेरी बिग ह्यूमन पॉपुलेशन जो कि बड़ी इक्विप्ड है, राइट? तो वहां पे रहना, गोरों में रहना, अंग्रेजी में लेक्चर्स लेना, doing all of that stuff really bolsters your language proficiency when it comes to English. Cross cultural exchange थोड़ा सा ये लिंक्ड है ग्लोबल एक्सपोजर से, बट डिफरेंट है. दिस इज मोर लाइक द आर्टिस्टिक साइड ऑफ फुलब्राइट, कि आप डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करते हो कि अच्छा यार आप लोग ये खाते हो. दैट्स अ वेरी फन एक्सपीरियंस, क्योंकि लर्निंग शुड बी फन. लर्निंग शुड नॉट बी द वे वी हैव इट इन आवर सिस्टम एटलीस्ट, राइट? तो फुलब्राइटर्स जो होते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि यार, कहते हैं वो इतना एकेडमिक स्ट्रेस होता है बट वी लव इट. Like there's so much to do, so much to talk about. It's like हर class के अंदर individual जो है, it's in itself is an interesting book that we can talk to, right? So yeah, so that is the fun part about Fulbright. I wanted to mention the party part, but I thought that would not be appropriate. But yeah, anyway, so the alumni network Fulbright का जो है, this is a very big reason to apply for Fulbright. Yeah. मुल्क के अंदर आई मीन हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास बहुत पावर है, ब्यूरोक्रेसी भी उनमें एक है. आई वुड नॉट मेंशन बाकी के नहीं, बट आई वुड डेफिनेटली मेंशन के फुलब्राइट का जो अलुमनाई नेटवर्क है, इनके पास बहुत पावर है यार. ये लोग आपकी पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट से इकोनॉमिस्ट भी फुलब्राइट बैठे हुए हैं, कहीं हर जगह बैठे हुए हैं, और फुलब्राइटर्स के ग्रुप बने हुए हैं, और ये कॉल्स पे काम करवा रहे होते हैं. So it's a very powerful network. और someone might say कि यार अभी तो हम ये बाहर जाने का कह रहा था, और अभी वापस नेटवर्क को, असल में वही जो इनइक्वालिटी है ना, वही जब आप फुलब्राइट स्कॉलरशिप से पे मास्टर्स करके या पीएचडी करके वापस आते हो, वही आपके हक में हो जाती है, राइट? आप उस एलीट ग्रुप का पार्ट बन जाते हो,
and then you are equipped, right? Mentally equipped होते हो, so which is a very good thing. Like able people, इस तरह के smart लोग जो हैं, they should be a part of that, you know, that group. अच्छा, मुझे question आया, मैं यहीं पे रुक के ना. So as told, now the transition of language from Turkish to Persian, etc. I can pick up the institution name. Anyone can tell. यार, I'm not sure वैसे आप कौन से institute की बात कर रहे हो. But मैं human history की बात कर रहा था कि Earth की ना different points पे different languages रहेंगे dominant, right? अभी English. That is what I was saying. Anyway, preliminary network का मैंने आपको बता दिया. The last reason is again return and impact. Again, you can say that this guy was just telling us to leave. Home is after all home, right? And like I explained, कि वही जो एक किस्म की inequality है वो आपके हाथ में हो जाती है. And you can really bring a change. Fulbrighters इतने मजे के काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर. इस तरह के उनके projects और especially in the field of education. Saving 9 एक social enterprise है, उसको कभी Google करो. उन्होंने एशिया की, I worked with them for a while. उन्होंने एशिया की पहली वुमेन लेड एम्बुलेंस इस्लामाबाद में लॉन्च की, और पाकिस्तान की पहली वुमेन लेड एम्बुलेंस थी, ऑफ कोर्स, अगर एशिया की थी तो दैट इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट दोस गाइस आर डूइंग. ये एक एग्जांपल है हजारों, एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स में से, जो कि फुलब्राइटर्स कर रहे हैं अपनी कंपनीज के थ्रू. अब आ जाते हैं, ये तो आपको बता दिया कि फुलब्राइट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है. अब आ जाते हैं फुलब्राइट के कंपोनेंट्स में कि फुलब्राइट वाले चाहते क्या हैं. सो फुलब्राइट के यार ये कंपोनेंट्स हैं. एक तो आपने उनको एसेस देने होते हैं, फिर आपने उनको लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन देने होते हैं, आपने उनको अपनी रेज्यूमे देनी होती है, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स देनी होती हैं, टोफल और जीआरई देना होता है. एप्लीकेशन फ्री है, एप्लीकेशन का वो कुछ भी चार्ज नहीं करते. इट्स फ्री फॉर ऑल टू अप्लाई. सो अनदर रीजन फॉर यू गाइस टू अप्लाई. चलो, लेट्स टॉक अबाउट योर एसेस फर्स्ट. तो यार आपके जो एसेस हैं फुलब्राइट के, वो दो फुलब्राइट मांगती होती है. एक तो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होती है, जो कि बेसिकली आपकी लाइफ स्टोरी होती है, ठीक है. और दूसरा ऐसे जो है वो आपके स्टडी ऑब्जेक्टिव्स का ऐसे होता है, जहां पे आपने बताना होता है कि आप स्टडी करके करना क्या चाहते हो. सो इसको बड़ा अगर मैं आसान तरीके से डिस्टिंग्विश करूं, तो एक इज अबाउट योर हार्ट एंड द अदर इज अबाउट योर हेड, राइट. पर्सनल स्टेटमेंट में आप अपनी बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस बनाते हो, अपनी जर्नी बताते हो, क्या क्या चीजें आपने लाइफ में देखी, क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे, हाउ डिड दे शेप यू इनटू द पर्सन दैट यू आर टुडे. आपकी वैल्यूज क्या हैं, क्या आपको ऑनेस्टी ड्राइव करती है, आपको एक गिविंग एटीट्यूड जो है, एक गिविंग ड्राइव जो है वो ड्राइव करती है, क्या यूनिक क्वालिटीज हैं, क्या इंटरेस्ट है. बेसिकली what made you into what you are and how does that connect to what you want to do, right? अगर मैंने ग्रो होते हुए देखा है कि यार एजुकेशन में तो बहुत प्रॉब्लम्स थे और पर्सनली मेरी लाइफ के अंदर बहुत हर्डल्स आए, मैंने सोचा यार मैं एजुकेशनिस्ट बनता हूँ. देयर सो मच टू डू इन दिस फील्ड, राइट. अब ये तो आपने उनको बता दिया. नॉट नेसेसरीली ये जरूरी नहीं है कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट कोई बहुत ही सैड स्टोरी हो. ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों का कि हमने अपने गम और ब्रेकअप्स और ट्रॉमास और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर मेंशन करने होते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ वो के. दैट्स नॉट नेसेसरी. इफ दैट लिंक्स टू योर स्टोरी, वेल एंड गुड. इफ इट डजंट, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है. बट स्टिल दे वांट टू नो यू एज अ ह्यूमन. एंड देन कम्स स्टडी ऑब्जेक्टिव. स्टडी ऑब्जेक्टिव में आप बताते हो यार आपके एकेडमिक रिसर्च गोल्स क्या हैं, आप जो पढ़ोगे उसके बाद करना क्या चाहते हो उस नॉलेज से, ठीक है. आपका फोकस क्या है, एजुकेशन में जाना चाहते हो, किस चीज में जाना चाहते हो, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, एजुकेशन साइकोलॉजी में जाना चाहते हो, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, करना क्या चाहते हो, राइट. बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद द नॉलेज दैट यू विल गेट इन द मास्टर्स डिग्री, फ्रॉम द मास्टर्स डिग्री. सेकेंड आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस होते हैं. बेसिकली दे वांट टू नो कि यार व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर वाउचिंग फॉर यू. आप तो अपने लिए वाउच कर रहे हो, आपके लिए कोई और भी वाउच कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट. तो उसके लिए फुलब्राइट आपसे कम से कम 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन मांगती है, कम से कम, राइट. मैक्सिमम आप 10, 20, 15 भी करवा सकते हो. आई डू नॉट नो इफ दे हैव एन अपर लिमिट, बट आज तक मैंने किसी को 5-6 से ज्यादा LOR सबमिट करवाते नहीं देखा. तो ये जो कम से कम 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगती है, इसमें आप यूं कर सकते हो कि 2 एकेडमिक, एक वर्क रिलेटेड दे दो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस इतना नहीं है,
या 2 वर्क रिलेटेड, 1 एकेडमिक दे दो। इसमें अब अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं सर अगर हमने फाइनल सेमेस्टर में करना है, काम तो हमने कोई किया नहीं है, कोई जॉब तो हमने की नहीं है, तो हम कहाँ से वर्क रिलेटेड प्रोफेशनल वो डाल दें। उसमें ये होता है कि आपने कोई वॉलंटरी वर्क भी किया है, कोई इंटर्नशिप भी की है, तो वहां से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हो। इनफैक्ट फुलब्राइट की अगर आप इंस्ट्रक्शंस में जाओ तो वहां पे लिखा हुआ कैटेगोरिकली कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं दे आर इनकरेज्ड टू अप्लाई। ऑलराइट, तो एलओआर सब कैसे होने चाहिए ये भी बताना आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि एलओआर अगर खराब हो तो इट्स अ सीरियस रेड फ्लैग। एलओआर बड़ा पर्सनलाइज होना चाहिए, कोई जर्नल नहीं कि मतलब उस तरह का एलओआर तो यार किसी के बारे में भी लिखा जा सकता है। उसको पढ़ के लगे कि अगर हमजा का एलओआर है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो उसको पढ़ के लगे कि यार ये इंसान हमजा को वाकई जानता है या जानती है, राइट। उसमें डिस्प्ले ऑफ एक्यूमेन हो कि वो जो आपको आपका जो रेफरी है जो आपको रेकमेंड कर रहा है वो खुद कितना adept at understanding what your plans are, right? And how can they see your plans working? तो आइडियली एलओआर किसी ऐसे बंदे या बंदी से लिखवाएं आप कि जो आपको पर्सनली जानते हो, जो आपकी फील्ड के बारे में राइट लैंग्वेज यूज कर सकते हो, और फिर ये चीज देखें कि अगर उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है तो दैट्स वेल एंड गुड। एलओआर कभी भी जर्नल नहीं होना चाहिए, वीक लैंग्वेज, बोरिंग नहीं होना चाहिए, पता चले कि यार वो आपको वाकई रिकमेंड कर रहे हैं, दे आर एक्साइटेड कि यू विल गेट दिस स्कॉलरशिप। सो और लास्ट बट नॉट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट ऑफ द पॉइंट्स हियर कि अगर एलओआर आपका खराब हो तो इट्स अ सीरियस रेड फ्लैग, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे जहन में एसेज ही हैं, बाकी चीजें फिर उसमें कुछ लोग कहते हैं कि जीआरई स्कोर इंपॉर्टेंट है, उस पर एक बहस है। ये इत्तेफाक है सबका कि एसे सबसे इंपॉर्टेंट है, बट एलओआर्स अगर खराब कर दे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज यू नो इट्स अ सीरियस रेड फ्लैग। रेज्यूमे देखनी होती है उन्होंने आपकी, एक अच्छी फुल ब्राइट रेज्यूमे जो है उसमें फिगर्स हाईलाइट होने चाहिए। जैसे अक्सर लोग होते हैं ना, वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन या अगर किसी उन्होंने सोसाइटी में काम किया है तो अपनी ड्यूटीज लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं ये डिजाइन करता था और मैं इसको प्रिंट करता था। दैट्स नॉट व्हाट दे वांट फिगर्स, ठीक है। मैं अगर कहूँ कि मैं जीआरई पढ़ाता हूँ और मैं जो हूँ ना मैं गवर्नमेंट के साथ भी काम, कंपेयर टू दैट अगर मैं कहूँ कि यार मैंने टू डेट 2000 प्लस जीआरई स्टूडेंट्स पढ़ाए, एक फिगर आ गया, राइट। मैंने गवर्नमेंट के साथ इधर 200 स्कूल्स में काम किए, ठीक है, और मैंने इधर प्राइवेट स्कूल्स में 13 प्राइवेट स्कूल्स और यूनियंस के साथ काम किए। तो वो जो फिगर्स होते हैं ना वो फिर उनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। और उन कीवर्ड्स को आपने हमेशा हाईलाइट करना होता है, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है ना उनको बोल्ड में रखो, दैट्स ऑलवेज बेटर। अपना फिलैंथ्रोपिक वर्क उसमें डालो, क्योंकि जो फिलैंथ्रोपिक वर्क होता है उससे रियली पता चलता है कि यार दिस पर्सन इज अ गिवर। और फुलब्राइट के अंदर हमने यही ट्रेंड नोटिस किया है कि वो गिवर्स को इनेबल करने में बिलीव करते हैं कि जो वापस आके वाकई कुछ चेंज लाएंगे। लीडरशिप रोल्स जो आपके हैं उनको लिखो। इसमें डिबेटिंग बड़ा हॉट है, क्योंकि वो डिबेटर्स जो होते हैं ना उनसे होता है, मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ दिस साइलेंट कंसेंसस कि दीज पीपल हैव लीडरशिप क्वालिटीज। अपनी प्रोफेशनल ऑफ कोर्स अचीवमेंट लिखो, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स लिखो, लेकिन रेज्यूमे और सीवी में फर्क होना चाहिए। रेज्यूमे हमेशा एक शॉर्ट होती है, ठीक है, और सीवी जो होती है उसमें फिर डिटेल्स होती हैं। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता, तो रेज्यूमे शुड बी कंसाइज। और अपनी बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उनको नाम, आपको मोबाइल नंबर, ईमेल वो ऑलरेडी पता है। तो वो स्पेस बचाओ, अपना तस्वीर डालने वाला स्पेस बचाओ अपना, और यू नो जस्ट स्किप दोस बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन व्हेन इट कम्स टू resume, the resume that you will submit to the Fulbright committee. Official transcripts, अब यहाँ पे अक्सर लोग आ जाते हैं, दिस इज वेयर वी लैक, हमारा तो जीपी अच्छा नहीं है, या हमारी तो ट्रांसक्रिप्ट अभी ऑफिशियल उस तरह से आई नहीं है। फिर ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो इशुइंग अथॉरिटी से वेरीफाइड है ना, अटेस्टेड है, जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है बेसिकली। अगर मैंने नस से ग्रेजुएट किया था तो वो जो ट्रांसक्रिप्ट मुझे मिली है ना वो नस अटेस्टेड है बाय डिफॉल्ट, उस पर नस्ट की मोहर लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है। वो ट्रांसक्रिप्ट आपकी काफी होती है। और इधर मैं थोड़ा सा ना आपको टाइमलाइन बता देता हूँ। फुलब्राइट का हर साल फरवरी के मिडिल में इनकी एप्लीकेशंस खुलती हैं, ठीक है, और फिर उसी साल के जुलाई के मिडिल में, कभी कभार जुलाई के एंड में, मतलब जुलाई के मिडिल के अराउंड जो है ना आपकी एप्लीकेशंस जो है वो उसकी डेडलाइन आ जाती है, आपने सबमिट करवानी होती है।
ठीक है। अब उसमें अगर आप ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट नहीं दे सकते हो ना, लेकिन आपको पता है कि यार मैं इसी साल के जुलाई में तो चलो एप्लीकेशन खत्म होगी, अगस्त सितंबर सितंबर तक मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ, मुझे अपनी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएंगी, यू आर गुड टू गो। ओके, क्योंकि फुलब्राइट का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना वो 2 साल के, 1 साल तो आपका ये लगेगा, फिर अगले साल फिर आप दिसंबर में जाते हो, तो यू आर गुड टू गो। एचईसी से भी इसलिए अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अगर आप सेलेक्ट हो जाओ तो फिर फुलब्राइट आपकी मिन्नतें करती है, जाओ यार ये एचईसी से आप अटेस्ट करवा लो, ठीक है। फिर एक चीज होती है कि यार मेरा जीपीए, मेरी कोई इतनी डेकोरेटेड ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, तो उसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टैट दूंगा जो यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है कि हर साल ना तकरीबन 14% जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं ना फुलब्राइट पे, उनका जीपीए <3 होता है। आई हैव पर्सनली नोन समवन जिसको फुलब्राइट मिली थी और उसका जीपीए 2.2 था, लेकिन उसके एसेस, जीआरई स्कोर, बाकी चीजों में, सो व्हाट यू लैक, maybe lack in your transcript, you can make it up for in your essays, your GRE score, your work experience. ठीक है। TOEFL जैसे इन लोगों को हमसे अंग्रेजी का टेस्ट लेने का बहुत शौक है, ब्रिटिश भी लेते हैं, आईएलटीएस देते हैं, एक पीटी टेस्ट भी है। टोफल इज अगेन अनदर लैंग्वेज टेस्ट, और इसको सुन के लोग कहते हैं यार इसके भी पैसे देने पड़ेंगे। द गुड न्यूज है कि टोफल आपको अगेन जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, इंटरव्यू की कॉल आपको आती है, उसके बाद फुलब्राइट आपको कहती है कि जाओ अपना टोफल लो, और फुलब्राइट उसके पैसे आपको देती है, ठीक है। वो फुलब्राइट की तरफ से फंडेड होता है। तो ऑल एंड ऑल आपने पे सिर्फ और सिर्फ जीआरई का ही करना होता है। लास्ट, जीआरई काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन मैंने इसको लास्ट में से रखा है क्योंकि मैं इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता था, इसके बारे में बात करना चाहता था, और यू नो अगर वो मैं मिड में कर लेता तो दैट वुड हैव मेड यू लूज ट्रैक ऑफ ऑल द अदर थिंग्स दैट आई वाज सेइंग। आइडियल लेंथ ऑफ रेज्यूमे क्या होनी चाहिए? हुजैफा, आइडियल लेंथ ऑफ रेज्यूमे जो है ना, 1.5 2 पेज, 1 से 2 पेज, 2 से पेज ऊपर चले जाए वो फिर सीवी बन जाती है, ठीक है। अच्छा, तो coming back, bringing your attention back to GRE, another test, you might ask yourself why यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कर ली, टोफल पे दिलवाएंगे, ये टेस्ट क्यों दे रहे हैं यार? ये टेस्ट सबसे वाइडली एक्सेप्टेड जो है ना ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट है। अभी रिसेंटली थोड़ा सा कम हुआ है, बट स्टिल इट्स वाइडली एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड। और जीआरई का मकसद बेसिकली ये है कि वो आप सबको ना एक ही लेवल पे नापना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जीपीए ट्रेंड चेंज करते हैं। जैसे अगर आप फास्ट इस्लामाबाद की बात करते हो तो वहां पे जो एफएससी के ए लेवल्स के ए स्टार टॉपर्स होते हैं, वो भी वहां पे एफ लेके बैठे होते हैं, राइट, विच इज नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट दे आर केपेबल ऑफ। इट्स वेरी, लेट्स जस्ट से कि फास्ट की एग्जांपल, फास्ट इस्लामाबाद की एग्जांपल जो है, इट्स नॉट अ वेरी जेनरस इंस्टीट्यूट व्हेन इट कम्स टू गिविंग जीपीए, while other institutes might be more generous towards it। तो वो फिर क्या करते हैं कि यार इनको एक ही लेवल पे आके नापो। ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के दौरान you were not able to maintain your GPA for some reason, तो they still want to see कि what your smarts are। और लास्टली ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी चीजें, अब क्योंकि आई नो एवरीथिंग बिकॉज ऑफ दिस सेल फोन ऑफ माइंड, राइट, ask me any question, I can Google it and I can tell you the answer। तो वो जो एरा था ना मेमोरी को यूज करने का, इट्स मोर लेस ओवर। लैंग्वेज में बात करनी होती है, उसमें मेमोरी यूज होती है, बाकी यू नो दैट्स प्रीटी मच इट। तो आपके क्रिटिकल और जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, आपके रीजनिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत जरूरी हो गए हैं, कहीं भी जाओगे वो यूज होते हैं। जीआरई उनको बहुत एक्सटेंसिवली टेस्ट करता है। तो ये 2 रीजन है, एक तो आपको एक ही लेवल पे मेजर करना चाहते हैं, और दूसरा वो देखना चाहते हैं कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं जो आज के दुनिया के ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में कामयाब होने के लिए चाहिए। लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जीआरई जर्नल जो है एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो कि आपको ग्रेजुएट और प्रोफेशनल स्कूल्स के लिए चाहिए होता है, ठीक है। मास्टर्स, पीएचडी, एमबीए, एमबीए इज अ स्पेशल केस के एमबीए में कुछ सालों पहले तक वो लोग एक्सक्लूसिवली जीमैट मानते थे, जो कि जीआरई टाइप का ही, लेट्स जस्ट पुट इट लाइक दैट, वैसा टेस्ट है। अब ऑलमोस्ट सारे के सारे एमबीए स्कूल्स जो जीमैट एक्सेप्ट करते हैं वो जीआरई के स्कोर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जीआरई को दे के ना आपके पास बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, ठीक है। अच्छा,
लेट्स से कोई मेरे से पूछता है कि यार मैं तो फुलब्राइट में अप्लाई करने का मूड नहीं है, जीआरई और कहाँ कहाँ एक्सेप्ट होता है? Although I would not recommend it, Fulbright is such a good opportunity to apply. तो यार उसका जवाब फिर ये होगा कि सारी की सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, मोस्ट कैनेडियन यूनिवर्सिटीज और जो अदर टॉप यूनिवर्सिटीज स्लैश स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड हैं, वहाँ पे आपको जीआरई रिक्वायर्ड होता, राइट? अगर रिक्वायर्ड ना भी हो ना, तो उसको वेटेज देते होते। कोई जीआरई एक अच्छी जीआरई स्कोर के साथ अप्लाई करो, कोई उसके बगैर अप्लाई करो, वो जीआरई अच्छे स्कोर वाले को ज्यादा जो है वो प्रेफर करेंगे। फुल ब्राइट के तो ये मैंडेटरी है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं अराउंड द वर्ल्ड जो कि आपसे जीआरई रिक्वायर करती हैं। एज यू कैन सी के इसमें यूके की यूनिवर्सिटीज हैं, जापानीज यूनिवर्सिटी हैं, जर्मन यूनिवर्सिटीज हैं, इटालियन यूनिवर्सिटीज हैं, then you have some universities in France, China, some more universities in Germany and Canada. And जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, and I would want to re-emphasize is कि जो यूनिवर्सिटीज रिक्वायर्ड नहीं भी करती जीआरई को, वो जो है इसको वेट देती होती है। एक बड़ी टिपिकल एग्जांपल मेरे जहन में जो आती है अक्सर, वो आती है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी की। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट तो वैसे मैंने 2.5-3 साल पहले विजिट की थी, क्योंकि मेरा उससे इतना वास्ता नहीं पड़ता। लेकिन उस टाइम उन्होंने ना अपने एडमिशन उसमें लिखा हुआ था डिटेल्स में कि जीआरई कंपल्सरी नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड बाय अस, बट स्टूडेंट्स अप्लाइंग विद good GRE score will be preferred over students applying without a GRE score or a lower GRE score. 95% of the times जो है GRE जर्नल टॉप स्कूल्स जो है उनमें चाहिए होता है। सबसे मजे की बात जीआरई की मुझे जो लगती है ना, जो कि शुक्र है स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग में एक काम तो अच्छा हुआ है, वो ये कि जीआरई स्कोर्स आपके 5 साल के लिए वैलिड होते हैं। आईएलटीएस की तरह 2-2 साल में, आईएलटीएस एक लैंग्वेज टेस्ट है, जल्दी एक्सपायर नहीं होता। एक दफा आपने दे दिया है, 5 साल के लिए वैलिड है, आपकी जेब से ये $205 जाते हैं। डॉलर कुछ दिनों पहले 271 पे था, अभी मेरे ख्याल से दोबारा 286-87 पे आया हुआ है। कोई 50-55 हज़ार रुपए ये बनते हैं, राइट? लेकिन गुड चीज द थिंग इज कि अगर आपको वाउचर्स भी मिल जाते होते हैं, वो भी डाउन द रोड। मैं आप लोगों को अपना पर्सनल कांटेक्ट दे दूंगा कि आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके, मतलब वो जो यू नो डिस्काउंट वाउचर्स हैं और कैसे फुलब्राइट से पैसे निकलवाने हैं, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। एक दफा आपने जीआरई अगर स्केड्यूल कर दिया ना, तो आप $50 दे के अपना जो अपनी टेस्ट की जो डेट है वो चेंज करवा सकते हो, जितनी दफा चेंज करवाना चाहते हो, ठीक है? और लेकिन ये जो एबिलिटी है ना, ये जो ऑप्शन है चेंज करने की, ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट से 4 दिन पहले तक है, ठीक है? उसके बाद फिर आपने देना ही देना है। पाकिस्तान में जीआरई जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सिटीज में कंडक्ट होता है, लेकिन रिसेंटली इन लोगों ने फैसलाबाद में भी एक प्रोमेट्रिक सेंटर खोला है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और फैसलाबाद में होता है। फिर जीआरई एट होम भी अवेलेबल है। ये इन्होंने कोविड में ऑप्शन रखी थी क्योंकि सेंटर्स बंद थे, तो लोगों ने जीआरई एट होम देना स्टार्ट किया। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अपनी अपनी डेट चेंज कर सकते हो, उसी तरह अपना सेंटर भी चेंज कर सकते हो। अगर आप घर पे नहीं दे रहे हो, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या फैसलाबाद में से किसी शहर में दे रहे हो, तो आप $50 दे के अपना सेंटर भी चेंज कर सकते हो। ऑफ कोर्स अपना एग्जाम कैंसिल भी कर सकते हो, और वो भी 4 डेज पहले तक। ये 4 डेज का है, रीस्केड्यूल करना है 4 डेज पहले तक कर सकते हो, सेंटर चेंज करना है 4 डेज पहले तक कर सकते हो, कैंसिल करना है 4 डेज पहले तक कर सकते हो। कैंसिलेशन के केस में फिर ये होता है कि आपको पूरी फी डेफिनेटली नहीं देते हैं, आपको 50% देते हैं, विच इज $102.5। अच्छा, ये क्वेश्चन भी किसी का आया था। जीआरई जो है ना, वो मंडे से थर्सडे तक होता है, 2 टाइम स्लॉट्स में, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन नीचे एक बात लिखी हुई है जो कॉन्ट्राडिक्ट करी है इसको, आई टेल यू व्हाई। क्योंकि सितंबर के बाद से ना ये लोग जीआरई को हाफ कर रहे हैं। पहले जीआरई होता था 3 घंटे 45 से 50 मिनट का, अब जीआरई 2 घंटे का होगा, ठीक है? तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया। तो लेकिन क्योंकि सितंबर के बाद ये चेंजेस लागू होंगे, तो तब तक हमारे पास जो अवेलेबल टाइम स्लॉट्स है ना, 9 से लेके 12:45 वाले और 1:30 से लेके 5:15 वाले, मैंने वही यहाँ पे लिख लिया। मोस्ट प्रॉब्लली इसी तरह होता है कि एक इनका सुबह में होता है और एक इनका दोपहर
प्रोग्रेसिंग इनटू शाम में होता है। एंड लाइक आई सेड बिफोर, GRE जो है वो मोस्ट MBA स्कूल्स जो कि GMAT एक्सेप्ट करते हैं वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। GRE में 2 टाइप्स हैं, एक GRE जनरल टेस्ट है, और GRE जनरल टेस्ट फुलब्राइट को भी यही चाहिए होता है, और 99% ऑफ द टाइम्स ग्रेजुएट स्कूल्स को यही चाहिए होता है। बट दैट बीइंग सेड, कुछ ग्रेजुएट स्कूल्स के थोड़े नखरे ज्यादा होते हैं, तो वो आपसे GRE जनरल टेस्ट दिलवा के फिर एक GRE सब्जेक्ट टेस्ट भी दिलवाते हैं। मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस में मैंने शायद 2 लोगों को GRE सब्जेक्ट टेस्ट देते हुए देखे। एक उस लेडी को जिसका मैंने आपको प्रीवियसली मेंशन किया था, उसने GRE सब्जेक्ट टेस्ट दिया था क्योंकि वो जॉन हॉपकिंस में, हार्वर्ड में, इस तरह की यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट हुई थी। और जॉन हॉपकिंस का जो न्यूरो साइंस का डिपार्टमेंट है वो मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे टॉप है, मतलब उसमें और सेकंड में इतना फर्क है। तो उनकी फिर ईगो थोड़ी सी कह सकते हो, या उनकी रिक्वायरमेंट या उनकी मिटिकुलसनेस, फास्टिडियसनेस थोड़ी ज्यादा होती है। सो या लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है कि आपका वास्ता सिर्फ और सिर्फ GRE जनरल टेस्ट से ही पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल आपका जॉन हॉपकिंस जैसे इदारे में एडमिशन हो गया, इंशाल्लाह। GRE के 3 सेक्शंस हैं। एक जो है वो एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट का सेक्शन है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक GRE लेक्चर बन जाएगा, लेकिन एक बहुत क्विक सी डिटेल ये है कि आपसे वो एक इश्यू एनालाइज करवाते हैं, देखते हैं कि आप एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है। ये नहीं होता कि आप एग्री कर रहे हो तो आपको ज्यादा पॉइंट्स देंगे, या डिसएग्री कर रहे हो ज्यादा पॉइंट्स देंगे। वो सिर्फ ये देख रहे हो कि जो आपका स्टांस है, देख रहे होते हैं कि आपका जो स्टांस है उसके लिए आप आर्ग्यूमेंट कैसा बिल्ड करते हो, लॉजिकल है, हवाई है, किस तरह का है, राइट, रीजनेबल है कि नहीं है। फिर आपका वर्बल रीजनिंग का सेक्शन आ जाता है, जो कि इंग्लिश का सेक्शन है। इन्होंने नाम वर्बल रीजनिंग रखा हुआ है इसलिए ताकि बाय डिफॉल्ट लोगों के जहन में हो कि इट्स ऑल अबाउट योर रीजनिंग स्किल्स, ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग यानी कि इंग्लिश का सेक्शन जो है वो आपके रीजनिंग और ऑफ कोर्स क्रिटिकल स्किल्स को टेस्ट करता है, और वो ये टेस्ट कर रहा होता है कि आप इंफॉर्मेशन को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, और हाउ कैन यू मेक सेंस ऑफ इट, हाउ कैन यू reason with it, inferred information from the text and answer the questions given. वर्बल रीजनिंग के अंदर ना 2 टाइप्स के सवाल आते होते हैं। एक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे नाम है वही चीज है, आपको टेक्स्ट दिया हुआ होता है, उसको पढ़ना होता है, और फिर सवाल के जवाब आपने देने होते हैं, ठीक है, अपना आंसर। और दूसरा ब्लैंक टाइप होता है। ब्लैंक टाइप में फिर फर्दर 2 टाइप्स के ब्लैंक आते हैं, उसमें अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि उसमें एक ब्लैंक जो होता है वो आपका वोकैबुलरी काफी टेस्ट कर रहा होता है, दूसरा ब्लैंक जो है वो आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की सेंस टेस्ट कर रहा होता है। बट दैट बीइंग सेड, दोनों ब्लैंक आपके एनालिटिकल स्किल्स ही प्राइमरीली टेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज डिफरेंट थी, तो इसलिए मैंने ये लिखी, ठीक है। बट कीप इन माइंड कि थॉरली GRE जो है आपकी क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, इनको टेस्ट कर रहा है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग इसका पूरा नाम है, मैथ सेक्शन है। ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट कर रहा होता है कि आप कितना क्लियरली सी कर सकते हो, हाउ क्लियरली कैन यू सी अ प्रॉब्लम एंड कम विद अ सॉल्यूशन, राइट। एंड व्हाइल डूइंग सो आप कितना केयरफुल रह सकते हो, अवॉइडिंग द ट्रैप, व्हिच शोज कि आपने प्रॉपर एनालाइज किया इस चीज को। अक्सर लोग कहते होते हैं यहाँ पे कि हमारा तो मैथ से कोई वास्ता ही नहीं रहा पिछले 3 साल से या 4 साल से, तो हम क्या करें, हम तो गए। यार क्वांट के टॉपिक्स होते हैं वो सारे O लेवल के टॉपिक होते हैं, ये आप कह लो मैट्रिक के टॉपिक होते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप इंजीनियर हो तो आपको वहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्म या डिफरेंशियल इक्वेशन आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आपको टेस्ट करते हैं, बट उन कॉन्सेप्ट्स से ज्यादा, मतलब वो अगर कॉन्सेप्ट टेस्ट आपका कोई 10% है तो 90% टेस्ट आपके एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल्स का, ठीक है। इस वजह से तैयारी करनी पड़ती है, इस वजह से नहीं कि यार कॉन्सेप्ट हमें नहीं आते होते। वो अगर आपको बहुत ना भी आते हो तो वो हर GRE के, जैसे मेरे स्टूडेंट्स आते होते हैं लेक्चर से पहले, वो घंटा 1.5 लगाएं, उनके कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो ही जाते हैं। वो इतने कोई मुश्किल आर्केन किस्म के रॉकेट साइंस कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। कुछ फैलिसीज हैं GRE की। एक फैलिसी तो मैंने ऑलरेडी मेंशन की, एक और फैलिसी ये जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं तो वर्बल सेक्शन एस ही नहीं कर सकता, मैं तो रीडर ही नहीं हूँ, मेरी तो अंग्रेजी बहुत कमजोर है। यार स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मेरे पास 15 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ वर्बल रीजनिंग के सेक्शन में ऐड किए, व्हिच टू पुट इन पर्सपेक्टिव
can be the difference between you getting admission in no university versus you getting admission into a school like Harvard, right? तो वो आप अगेन वो आपकी लैंग्वेज को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लैंग्वेज टेस्ट हो जाती है इनडायरेक्टली, दैट इज समथिंग दैट वी कैन नॉट सर्कमवेंट, बट एनीवन कैन डू इट। हमारी इंजीनियरिंग में से हाँ कितने सारे लोग हैं, वो जिस सीनियर की मैंने एग्जांपल दी थी ना नस्ट वाले की, कि जो हार्वर्ड में गया था अर्लियर ऑन, उस बंदे का वर्बल के अंदर 168 स्कोर था यार, 2 पॉइंट्स उसके कम थे। और उस वो कहते मैंने जिंदगी में शायद एक नॉवल पढ़ा होगा, और वो स्लाइड्स से करता और वीडियो लेक्चर से करता था, तो उसको ज्यादा मतलब उसको इतना कोई रीडिंग से इशू था, ही डिड इट राइट, बहुत नीचे से स्कोर उसने उठा के ऊपर किया। इसको मैं ऑलरेडी एड्रेस कर चुका हूँ कि लोग जो समझते हैं ना कि मेरा मैथ बैकग्राउंड होगा तो तभी क्वांट पे हाई होगा, आपने इस चीज को लिख के रख लो कहीं कि इसका नाम जीआरई जर्नल टेस्ट है, इसका नाम जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट जीआरई इंजीनियरिंग टेस्ट और मेडिकल टेस्ट और लिटरेचर टेस्ट फॉर दैट मैटर। तो यू कैन एस दिस टेस्ट, और मैं इस पे ज्यादा बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा एंजाइटी इंड्यूसिंग कंपोनेंट होता है ग्रेजुएट एडमिशंस का, कि यार इसका क्या करें आप, ठीक है? सो यू कैन डू इट। दिस इज दैट लेडी जिसको मैंने मेंशन किया था, जिनका जॉन हॉपकिंस, हार्वर्ड, पता नहीं कहाँ कहाँ एडमिशन हुआ है, एंड मोर पावर टू हर। शी इज वन ऑफ दोज डजन्स ऑफ स्टोरीज जिनके बारे में सोचता हूँ तो इट जस्ट पुट्स अ स्माइल ऑन माय फेस कि यार दिस इज व्हाट ह्यूमंस आर केपेबल ऑफ। कहाँ से उठ के कहाँ से 27 पॉइंट्स ऐड किए थे, जब पहली दफा जीआरई दिया था इससे 331 स्कोर किया था, फिर इसको मजा आ गया, इसने कहा हाँ ये तो मैं कर सकती हूँ, इसने दोबारा जीआरई दिया मोहतरमा ने, एंड शी स्कोर्ड 338 ओवरऑल, 2 पॉइंट्स इसके काउंट, राइट? एंड इसने अगर लास्ट वाला इसका देखा जाए, यहाँ पे तो मैंने 27 पॉइंट्स लिखा हुआ है, इसने इवेंचुअली लाइक 7 पॉइंट्स और ऐड किए, राइट? तो ओवरऑल इसने कोई 34 पॉइंट्स ऐड किए अपने इनिशियल स्कोर्स। एक और फैलेसी ये है कि यार जिनका हाई जीपी होता है वो जीआरई का स्कोर ले लेंगे, हमसे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इनफैक्ट मेरे पास जो हाई जीपी वाले होते हैं वो अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट आते हैं और मोर लेस वही स्कोर ले रहे होते हैं। हाँ एक चीज मैंने देखी है कि जो हाई जीपी होल्डर्स होते हैं उनके अंदर थोड़ी कंसिस्टेंसी होती है, वो अपना पड़गड़ा दे सकते हैं। अदर देन दैट मैं एटलीस्ट कोई ट्रेंड नहीं देख पाया। यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार जीआरई का भी फिर कोई तैयारी शैयारी का भी सीन बता दें। तो ये जो स्क्रीन पे आप लोगों को क्यूआर कोड नजर आ रहा है ना, सारे के सारे अपने सेलफोन का कैमरा ऑन करो और इसको स्कैन कर लो, ठीक है? लाइक हमजा टोल्ड यू बिफोर, बेसिकली बिस्मा वाज इट बिस्मा, राइट? जिन्होंने इंट्रोडक्शन Yes, करवाया था, yes. या तो बिस्मा ने जैसे इंट्रोडक्शन करवाया था, तो आई हैव हेल्प लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, उनके ग्लोबली हाईएस्ट मैंने स्कोर्स करवाए हैं। तो दिस क्यूआर कोड कैन गिव यू, मतलब इट विल लैंड यू ऑन टू द वेबसाइट जहाँ पे मेरा कोर्स पड़ा हुआ है, ठीक है? इस कोर्स के अंदर अगर आप एनरोल करते हो तो आपको 24/7 क्वेरी ग्रुप का भी पार्ट बना दिया जाता है। हमजा आप उसका पार्ट हो ना वैसे ऑलरेडी? Yes, sir. I mean, या या तो उसके अंदर हमजा को ऑलरेडी पता है, उसके अंदर मतलब बिग फिशेस बैठी हुई हैं यार। एक मोहतरमा उसमें बैठी हुई है जो कि फेसबुक के पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रही है, आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट में थी, फिर फेसबुक पे चली गई, और अराउंड द वर्ल्ड बैठे हुए। आज मैंने एक रैंडम, मुझे कोई बंदा यहाँ पे गिलगित में, उसने मेरे से हेल्प मांगी कि मुझे अपने वीजा टेस्ट के लिए हेल्प चाहिए यार यूएस के। मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उसके साथ बैठूं, मैंने वहां पे पोस्ट किया, विद इन 5 मिनट्स मुझे एक प्राइवेट मैसेज आता है कि यार मैं करता हूँ और हो जाता। तो इट्स अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ पीपल सिटिंग अक्रॉस द ग्लोब, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी जगहों पे आपको एक्सेस मिल जाएगी 1500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। और यस ऑफ कोर्स इफ यू प्रिपेयर विद अस यू विल प्रिपेयर विद अ रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, राइट? लास्टली आई वुड लाइक टू से द माइक इज योर्स। आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हैं वो आप पूछें। आई होप कि ये सेमिनार आपके लिए इंफॉर्मेटिव था, थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग था कि यार करना चाहिए अप्लाई। लेट्स जस्ट स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस जो कि चैट बॉक्स में है। हमसे ये मुझे पढ़ के बताते जाओ। sir, as we do some extra courses or attend seminars or join any club, or could we also add it to resume? Yeah, definitely, absolutely.
The short answer is yes. But that being said, always be clever with it. Okay, add it in a way that it connects with your story. Okay. Next. And next question from Salman. Sir, what type of sir undergraduate के लिए scholarships apply पहले करना होता है या पहले uni में करना होता है? मुझे समझ नहीं आई, दोबारा से हमसे रिपीट करो क्या है? अंडरग्रेड के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई पहले करना होता है या पहले यूनी में करना होता है? नहीं, अच्छा, तो ये अंडरग्रेड के लिए तो नहीं, ग्रेजुएट के लिए, बट आई गेट इट, आपने वो गलती से लिख दिया होगा यार। आप ना फुलब्राइट को सिर्फ अपने ये डॉक्यूमेंट जो मैंने मेंशन किए थे ना, सारी चीजें, ठीक है, ये देते हो, एक्सेप्ट फॉर टोफल, जो कि वो आपसे बाद में मांगते हैं, ठीक है। फिर आप यूनिवर्सिटी प्रेफरेंसेस उनको अगर देना चाहते हो तो आपकी मर्जी है कि यार मैं ये पढ़ना तो ये चाहता हूँ, लेकिन मेरे यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस ये है। अदरवाइज वो आपका जो एप्लीकेशन है उसको खुद ही एनालाइज करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं आपके लिए कि यार हमजा जो है इसका तो हार्वर्ड का लेवल है, या हमजा जो है इसका तो स्टैनफोर्ड का लेवल है, या इसको पेन यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, या इसको यूसी बर्कले में जाना चाहिए, वो खुद डिसाइड करते हो। आपने वो आपके बिहाफ पे आपकी एप्लीकेशन जब आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। यूनिवर्सिटीज को पैसे चाहिए होते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 100% एडमिशन रेट होता है उसके बाद का। There is a question from Abdul Wase. How much years of gap is saved for having sort of scholarships? यार मैंने फुलब्राइट पे फ्रेश कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट होते भी देखे हैं, रिजेक्ट होते भी देखे हैं। मैंने फुलब्राइट पे एक पुलिस वाला था, उसने अप्लाई किया था 13 साल के गैप के बाद, उसको भी सिलेक्ट होते देखे हैं। और मैंने 2 साल के गैप पे भी। तो गैप ईयर जो है ना, गैप ईयर का क्या मतलब है आपका? अगर आप गैप ईयर में कुछ करते रहे हो, यू कैन टॉक अबाउट दैट इन योर रेसिपी, ठीक है। नहीं करते रहे हो तो यू कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल, कि क्यों नहीं करते रहे हो, व्हाट वर द हर्डल्स, हाउ डिड दे ग्रो यू, व्हाट डिड यू लर्न, राइट। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है कि उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यार 3 साल का गैप ईयर आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। There is a question from Aisha. Do Fulbright support DVM students also? I have not seen medical field in scholarships they deliver. आयशा ये पूछ रही है कि क्या फुलब्राइट मेडिकल स्टूडेंट्स को भी स्पॉन्सर करती है, नहीं करती है? Right. यार फुलब्राइट क्लिनिकल मेडिसिन के अलावा सारे के सारे डिसिप्लिन को स्पॉन्सर करती है। Again, there is a question from Abdul Wase. Should we prefer university ranking in very subject, or we should prefer other benefiting aspects of scholarship like country or stipend, etc.? ये थोड़ा सा इसका 2 पार्ट आंसर है। अगर आप फुलब्राइट की बात कर रहे हो तो वो आपको यूएस में ही भेजेंगे, कहीं और नहीं भेजते, ठीक है। अब यूएस में आप किस यूनिवर्सिटीज के प्रेफरेंसेस देते हो? अगर आप प्रेफरेंस देखो, पहली बात ये कि उनकी एप्लीकेशन के अंदर प्रेफरेंसेस जो हैं वो ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रेफरेंसेस दे रहे हो तो फिर जस्टिफाई भी करो कि क्यों प्रेफर कर रहे हो, क्या वजह है। अब वो प्रेफरेंस एकेडमिक भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यार इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई पर्टिकुलर प्रोफेसर है जिसका काम बड़ा अलाइन करता है मेरे विजन से। वो ये भी हो सकता है कि यार ये यूनिवर्सिटी किसी ऐसी जगह में, और ये मैंने वाकई एक एक्चुअल एप्लीकेशन से आपको बता रहा हूँ कि ये किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सनलाइट ज्यादा होती है, एंड आई सफर फ्रॉम डिप्रेशन एंड आई कैन नॉट बी इन ह्यूमिड किस्म के प्लेसेस जहाँ पे सनलाइट इतना होगी, आई नीड कॉन्स्टेंट सनलाइट, राइट। तो इस तरह की चीजें भी होती है। There is a question from Mumtaz Kamar. Is GRE just same like SAT SAT test? GRE, you could say, is the granddad of SAT. SAT भी वही स्किल्स टेस्ट कर रहा होता है, बेसिकली दिमाग का जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, आपकी रीजनिंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स, उन्हीं को टेस्ट कर रहा होता है। लेकिन ऑफ कोर्स अब आप ग्रेजुएट कर चुके हो, तब आपने ग्रेजुएट एडमिशंस करने थे, तो दे एक्सपेक्ट समथिंग मोर फ्रॉम यू, तो थोड़ा सा एक्सटेंसिवली टेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली टेस्ट कर रहे हो। There is a question from Adina Shakur. What are the total marks of GRE? ये टोटल पॉइंट्स जो GRE के हैं वो 340 हैं, 170 वर्बल के, इंग्लिश के, यानी कि 170 क्वांट यानी कि मैथ के। आपके एसए सेक्शन अलहदा से स्कोर होता है 0 से 6 के स्केल पे,
बट ये इनके हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज मेंशन करता चाहूँ कि जो आपके एब्सोल्यूट स्कोर है ना वो इतना मैटर नहीं करता, आपकी परसेंटाइल मैटर करती है। जैसे अगर आप 315 से एक पॉइंट ऐड करके 316 पे जा रहे हो ना, वो इतनी बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है एज कंपेयर टू 323 से 324 पे जा रहा है। ठीक है, वो बेसिकली परसेंटाइल का मतलब होता है कि यार कितने परसेंट लोग जो हैं वो आपसे नीचे हैं। लाइक अगर किसी की 94th परसेंटाइल है तो उसका मतलब है कि ग्लोबली जितने लोगों ने जीआरई दी है उसमें से 94% लोग उससे नीचे हैं। तो फिर वो कभी कभार एक पॉइंट आप ऊपर जाते हो, बहुत सारे लोग नीचे होते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटाइल्स मैटर करती हैं। एक और चीज मैं मेंशन कर दूं कि अगर आप फुलब्राइट की बात कर रहे हो तो फुलब्राइट का जो मिनिमम है उन्होंने थोड़ा सा रेस कर दिया, पहले काफी लो था, अब उन्होंने 145 दोनों सेक्शंस में कर लिया, विच अमाउंट्स टू अ टोटल ऑफ 290। ठीक है, तो 290 अगर उनका कट ऑफ है तो 300 या प्लस स्कोर आप लो, यू वुड बी प्रिटी सेफ, यू वुड बी सुपर सेफ इफ यू आर अराउंड 317 318। ठीक है, और अगर 320 प्लस क्रॉस कर रहे हो तो इन माय एक्सपीरियंस वो आपको मतलब जीआरई की वजह से नहीं, फिर आपका कोई और कंपोनेंट बहुत वीक होगा, उस वजह से रिजेक्ट कर सकता है। There is a question from Bashir Hussain. Should we use our IELTS score instead of TOEFL during the Fulbright नहीं application? यार, मुबशिर है तो दोनों लैंग्वेज टेस्ट ही, लेकिन अमरीकी आइल्स नहीं मानते और ब्रिटिश टोफल नहीं मानते, राइट? तो अमेरिकन रिक्वायर यू टू टेक टोफल, बट आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि फुलब्राइट ने आपको उसके पैसे देने हैं। और टोफल लेने का वो आपको कहेगी ही तब जब आप सेलेक्ट हो चुके होगे इंटरव्यू, क्या बात कहते होगे टोफल के लिए। Wajiha Khan, carrying your contact number and anything for easy preparation. ये मैं ना आप लोगों को यहाँ पे ग्रुप में अपना जो बिजनेस है ना, क्योंकि वो जो बिजनेस व्हाट्सएप है वो मल्टीपल डिवाइसेस में लॉग्ड इन है, तो वो मैं आपको भेज देता हूँ। 49589, लेट मी चेक, मुझे सही से याद है। ओके, भेज दिया मैंने आपको। ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इट्स माय बिजनेस व्हाट्सएप। ठीक है, आप लोग मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ना हुआ तो कोई ना कोई रिप्लाई कर देता है, कहीं ना कहीं लॉग में होता है, मोस्टली मैं ही रिप्लाई कर रहा हूँ। There is a question from Adina Shkur. अगर टाइम कम हो गया है जीआरई का तो कितने क्वेश्चन भी कम होंगे इस बार? क्वेश्चंस भी कम हुए हैं, क्वेश्चंस कम हुए हैं, लेकिन जो टाइम पर क्वेश्चन है ना वो सेम का सेम ही है, वो सेम का सेम ही है, क्योंकि जिस तनासुब से उन्होंने क्वेश्चंस कम किए उसी तनासुब से उसी रेशियो के अंदर आप कह सकते हो उन्होंने टाइम कम किया, राइट? तो अब कुछ लोग इसमें ये कह रहे हैं कि यार क्वेश्चंस मुश्किल कर देंगे ये लोग, क्योंकि अभी भी स्केल जो है स्कोरिंग का वो 130 से 170 है। जीआरई आपको पर सेक्शन मिनिमम 130 देता होता है। 130 का बेसिकली मतलब होता है आप you're just a living breathing graduate, that's it, it's an IQ based test, right? तो उसके बारे में थोड़ी सी स्पेकुलेशंस हैं कि यार अब क्वेश्चंस, क्योंकि स्केल तो वही का वही है, राइट? और पिछले 5 सालों में जिन्होंने टेस्ट दिए तो फिर उनके साथ अनफेयर होगा अगर इजी हो जाए टेस्ट, क्योंकि उनकी परसेंटाइज इतनी नीचे चली जाएंगी। मुश्किल टेस्ट दिया था उन्होंने, ऐसा नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चंस थोड़े से और मुश्किल हो जाएंगे। मतलब एक साइड से टाइम वाला स्टेमिना आपको थोड़ा इतना नहीं चाहिए होगा, वो आसानी हो जाएगी, बट क्वेश्चंस मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि 130 से 170 का स्केल है, लेकिन क्वेश्चंस कम है। सो ईच क्वेश्चन वुड नाउ कैरी मोर पॉइंट्स, बट यू विल स्टिल हैव द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। There's a question from Muhammad Bilal. Can you share slides? Okay. Bilal, I'm not sure about that. So, but yeah, I कर दूंगा। Again, he's asking TOEFL and PTA stand for. Your TOEFL and PTA, I honestly never checked it. And I didn't check it because I don't think it's remotely relevant. But now that you have asked me, and since you know I have my cell phone on me, तो अब मैं भी curious हो गया हूँ कि TOEFL की full form क्या है, क्योंकि we just call it TOEFL. So TOEFL की full form है Test of English as a Foreign Language. I mean English का टेस्ट है, PTE भी इसी तरह इंग्लिश का टेस्ट है, IELTS भी इसी तरह इंग्लिश का टेस्ट है।
Adina Shkur is asking for any recommended book for the GRE preparation. यार बेहतरीन किताबें जो जीआरई प्रिपरेशन के लिए हैं वो इनकी ऑफिशियल गाइड्स ही हैं। जीआरई बेसिकली कंडक्ट करवाया जाता है एटीएस से, ठीक है, एटीएस कंडक्ट करती है। तो एटीएस की 3 किताबें, एक किताब के अंदर इनके इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं, एक किताब के अंदर इनके सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, और एक किताब के अंदर इनके सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये जो 3 किताबें ये बेस्ट है। इसके अलावा फिर कंपोनेंट टू कंपोनेंट वो फिर काफी लंबा आंसर बन जाएगा और वो आपको ओवरवेलम करेगा। बट ये है कि फिर मल्टीपल रिसोर्सेज हैं जिनसे फिर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। बट दैट बीइंग सेड, प्रिंसटन की किताब से और बेरेंस की किताब से कंप्लीट बचना है। अगर आपने खरीदी हुई है आप उसका रिफंड ले लें, ईट समथिंग विद इट, बिकॉज उससे जो है इट विल मोस्ट प्रोबेबली मिसगाइड यू, और फिर वो उल्टा नुकसान हो जाता है। वो फिर अब जीआरई से अलग एक न्यूरल पैटर्न्स बन जाते हैं, हैबिट्स बन जाते हैं, फिर उनको तोड़वाते तोड़वाते टाइम लग जाता है। There is a question from Hira Khan. Is bank statement is required after नो, selection for Fulbright? नहीं, क्योंकि वो सारा कुछ फंड कर रहे हैं ना। आप अगर even if you're, I mean, like hypothetical situation, even if you're homeless, they don't care. If they have selected you, they have selected you. कोई बैंक स्टेटमेंट कुछ नहीं चाहिए होता। This is a question from Mohammed Hamad and he is asking कि अगर 5 साल के बाद वापस आना हो तो फिर इसका क्या फायदा हो? यार ये वैलिड है, ये लोगों को कंसर्न होता है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि अगर डायरेक्ट प्रोफेसर से आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो वो बेहतर है। लेकिन अगर मास्टर्स देखो, मास्टर्स वाले तो 1-2 साल बाद में वापस आएंगे, पीएचडी वाले ज्यादा आएंगे। एक तो ये है कि यू विल बी पार्ट ऑफ दिस एलीट ग्रुप लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, ठीक है। उससे आपका वही जो इनइक्वालिटी बिटवीन द एलीट और बाकी अवाम, दैट रियली हेल्प्स यू। Fulbright scholars are very high in demand. It's easier for them to get jobs. They're very well respected. दूसरी चीज ये है कि ये जो 2 साल का बॉन्ड है ना वापस आने का, ये लोग सर्कमवेंट करते हो। वो यहाँ पे किसी कंपनी में जॉब करके और उस कंपनी के जॉब ट्रिप पे कहीं बाहर जाके, I would not get into those because that's a little, dark market details. But yeah, that is possible as well. वो करते हैं लोग, अक्सर करते हैं। Sir, could you please repeat the name of the books you have? मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे बुक्स के नेम जो है। ये बेसिकली ईटीएस ऑफिशियल गाइड्स हैं। यार आप लोगों के पास, मेरे पास नंबर आ गया है ना। अब आप नाम से उसको ढूंढने की कोशिश करोगे ना तो वो नहीं मिलेगा, या पुराने वर्जन्स मिल जाएं, मुझे टेक्स्ट कर लो। मैं घंटा डेढ़ जो भी मेरा एक डेडिकेटेड स्लॉट होता है जीआरई रिलेटेड, रिफॉर्मर्स रिलेटेड काम का, वीकेंड्स पे मैं उस पर आपको सारा बता दूंगा, ठीक है। लिंक्स के साथ भेज दूंगा ताकि आपको ढूंढनी भी ना पड़े, डाउनलोड कर लेना उसको डायरेक्ट। There is a question from Ahmed Raza Khan. If we apply for Fulbright from another country rather than Pakistan, like an Erasmus student applying for PhD, do they still have to come back to Pakistan? If you have a Fulbright from another country rather than Pakistan, I'm not sure what you are saying, but if you are saying कि अगर आप किसी और मुल्क के नेशनल हो और वहां से फुलब्राइट अप्लाई कर रहे हो, तो मुझे बाकी जो ममालिक हैं उनकी कंडीशंस को मैंने, क्योंकि मेरे पास सारे जो हैं जो फुलब्राइट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। और उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से वो एक बॉन्ड साइन करवाते हैं कि आपने 2 साल आके पाकिस्तान को सर्व करना है। सर एक्चुअली जी ये भी इसी केस में बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट ही हैं और कह रहे थे कि अगर हम एरास्मस में जाते हैं वहां से अगर हम, जाहिर सी बात है एटीसी का तो बॉन्ड है, वापस आना ही होगा। एरास्मस पे कोई वापस आने का बॉन्ड नहीं है यार। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम एरास्मस से मास्टर्स के लिए जाते हैं, देन जो है हम अपनी पीएचडी के लिए फुलब्राइट के थ्रू जाते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, इन दैट केस होगा, बिल्कुल होगा।
There's a question from Hamad Ali. Direct admission in university is better or applying or Fulbright is better after GRE? भाई आपके पास पैसे हैं डायरेक्ट एडमिशन में जाएं, ठीक है, लेकिन करोड़ 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक के मास्टर्स आपको पड़ जाते होते हैं वहां पे, बहुत भी कम हो तो मतलब अराउंड करोड़ आ रहे होते हैं, तो इन दैट केस I mean Fulbright is better if you do not have that sort of money. If you do, तो फिर you will have more freedom. There's a question from Abdul Wase. क्या हम डिफरेंट सब्जेक्ट में MS डिग्री कर सकते हैं बजाय उस सब्जेक्ट के जो हमने अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा है? यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और पता नहीं मैंने क्यों नहीं इसको मेंशन किया। फुल ब्राइट पे आप बिल्कुल अपनी फील्ड स्विच कर सकते हो। अगेन उस सीनियर की एग्जांपल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरा सीनियर था वो 1 साल, और वो उसने हार्वर्ड में इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी है, और मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी फील्ड स्विच करते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट होती है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके एजुकेशन साइकोलॉजी में भी जाते हैं, लेकिन जस्टिफाई करना होता है उसको। और यूजुअली मैंने देखा है कि अगर फील्ड शिफ्ट करो ना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा रेलेवेंट जिसमें जाना चाह रहे हो वो फिर उस केस में देना पड़ता है आपको। There is a question from Mumtaz Kamal. Is there any case you have seen he or she is being again selected for PhD in Fulbright? Multiple, not one, multiple. Like I can think of 4-5 right now. आप मास्टर्स करके दूसरे मास्टर्स पे भी फुलब्राइट पे जा सकते हो। अगेन जस्टिफाई टू देम कि व्हाई द सेकंड मास्टर्स डिग्री would be is essential for you and why they should select you instead of selecting someone new. हो सकता है कि लेट्स से अगर बिस्मा या हमजा, आप दोनों में से बिस्मा भी अप्लाई करिए, हमजा भी अप्लाई कर रहा है, बिस्मा पहले भी फुलब्राइट जो है वो मास्टर्स की डिग्री लेके आई हुई है, हमजा इस दफा फ्रेश कर रहा है, बिस्मा सेकंड के लिए अप्लाई करी, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन इतनी जबरदस्त दी हुई है कि मैंने वो सीख लिया था, अब मैंने ये भी सीखा, तो ये इतना बड़ा कोई चेंज आ जाएगा, और उनको लगे कि यार वाकई ये सही कह रही है, तो दोबारा बिस्मा को भेज देंगे, राइट। तो ये होता है। और इसी तरह मास्टर्स में हमजा ने अप्लाई किया, सिलेक्ट होके पढ़ के वापस आके पीएचडी में जाना चाहता है, बिल्कुल दोबारा अप्लाई कर सकता है। There is a question from Mohammed Hamad. Sir, can I start PhD in US after completing MS or Fulbright without coming back to Pakistan? ये लोग एक हर बार इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ इधर जो गिलगित में टीम है, हमारे साथ इधर टीम में एक फुलब्राइट स्कॉलर है, और उन्होंने यही काम किया था, उन्होंने अपना एमएस के बाद फौरन पीएचडी स्टार्ट कर दी, वहीं पे रहे थे। और फिर सर उनको अगेन तो नहीं वापस सर्व करना पड़ेगा, वापस आगे? उसमें अगर फुलब्राइट पे ही पीएचडी कर रहे हैं तो फिर तो सर्व करना पड़ेगा, वैसे पीएचडी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, फिर वो बॉन्ड 2 साल का एक्सपायर हो जाता है। मतलब वो एक, क्या कहते हैं उर्दू में टर्म, वो एक पतली गली है जो आप लेके निकल सकते हो। या दिल्ली का रास्ता। Yeah, that's a new one for me, but okay. There is a question from Hamad Ali. If scholarship is available on direct admission, then what about this? यार मेरे ख्याल से हमाद ये पूछना चाह रहे हैं कि यार अगर स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है डायरेक्ट एडमिशन में, तो इसलिए यार डायरेक्ट एडमिशन के अंदर ना वो आपको फिर बड़ा नापते हैं, वो आपका जीपीए, वो फिर आप बहुत स्टैंड आउट करो फिर होता है। फुलब्राइट की सोल डिफरेंट है, वो आपको एज ए ह्यूमन भी मेजर करते हैं, आपको डिफरेंट एस्पेक्ट से मेजर करते हैं। तो अगर डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिल रही है, बॉन्ड वाला सीन भी नहीं है, और आपको बॉन्ड वाली चीज तंग, अब जैसे मैं हूं ना, मैंने इस दफा फुलब्राइट के लिए जो अगर अप्लाई किया, मेरे लिए अगर वापस आके 2 साल पाकिस्तान में काम करना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग इन एजुकेशन इन मल्टीपल नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स में, और दिस इज समथिंग व्हिच रियली एक्साइट्स मी, राइट। बट किसी के लिए हो सकता है, तो जिसके लिए है उसके लिए अगर डायरेक्ट और उसको स्कॉलरशिप में, जैसे नाइट हेनेसी स्कॉलरशिप है स्टैनफोर्ड की, वो आपको मिल रही है, तो मेक्स मोर सेंस बिकॉज दैट गिव्स यू 2 ऑप्शंस। फुलब्राइट के साथ देयर इज 1 ऑप्शन, 2 साल आना ही आना, उसमें देयर इज 2 ऑप्शन, वापस भी आ सकते हो, नहीं भी आ सकते। Can we have multiple degrees, like 2 or more than 2 degrees at once, like undergraduate and MS, or MS in one degree and MS in another?
No, we cannot. Fulbright पे जाओगे 1 degree at a time. भाई एक से ज़्यादा degree करना is not even feasible. Like you will have to be some Einstein, Newton, that guy, Korean guy जिसने पता नहीं क्या क्या काम किए हुए US के अंदर है. That level type of a person to pursue more than 1 degrees at a time. So yeah, I don't think that's even अगर Fulbright allow भी कर देना in an imaginary world, I don't think that's humanly possible. So yeah. अहमद अली पूछ रहे हैं सर इट इज GRE वर्ड्स अदर देन फुलब्राइट लाइक डायरेक्टली अप्लाइंग टू यूएसए यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेसर बेस्ड कॉलेज यार मुझे ना इनका क्वेश्चन खुद पढ़ना था सर इज GRE वर्थ अदर देन फुलब्राइट लाइक डायरेक्टली अप्लाइंग टू US यूनिवर्सिटी अब मुझे इसकी बात समझ नहीं आई है इन्होंने सर ये पूछना यही चाह रहे हैं कि GRE ज्यादा बेहतर यानी कि फुलब्राइट ज्यादा बेहतर है या फिर प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप हो oh so he's कंपेयर asking कि yeah if it's worth if Fulbright is worth it right ask when it comes to a comparison between Fulbright and applying for a direct admission through a professor यार उस केस में I would say professor वाला लेवल हाई है फ्रीडम आ जाता है ना फ्रीडम आ जाता है बिल्कुल बट सर वो मैंने भी इसमें काफी ज्यादा देखी है अप्लाई भी किया कि प्रोफेसर जो है वो ज्यादातर इतनी ज्यादा फंडिंग करते नहीं है वो आपको नहीं करते फीस होते कंसेशन मिल जाता है बट वो बहुत मुश्किल हो हाँ जाता है आपके लिए एग्जैक्टली सर्वाइव फुलब्राइट करना पे तो आप कमाई कर रहे होते हो फुलब्राइट पे तो आप कमाई कर रहे होते हो यार पढ़ने के पैसे मिल रहे होते हैं आपको लिटरली तो या There is a question from Shajiha. My cousin is a professor in US. He said I don't have to apply for MS after BSc and apply directly for PhD. कि ये केसेस मैंने सुने हैं मेरा एक स्टूडेंट था जकी आई थिंक ही डिड समथिंग लाइक दैट बट यहाँ पे आई विल हैव टू अपोलोजाइज कि मुझे एग्जैक्टली द डिटेल्स of this circumstance are elusive to me as of now. But you can always reach me out on my number and I can connect you directly with those people जिन्होंने ये काम किया है. I guess sir, all the questions have been answered. That's it. अच्छा एक क्वेश्चन बीच में आया हुआ था अब्दुल वासे का ना अब्दुल वासे ने बेसिकली अब्दुल वासे था या कौन था उसने मेरे से पूछा था कि यार मैं जर्नली पूछ रहा हूँ यार उनका क्वेश्चन ये था कि यार क्या चीजें should be taken into account when applying for a university. I mean preferences man people apply to universities because they love the landscape or the culture there or the food there or the academics or the research there. ये आपकी preferences पे इस पे मैं कुछ comment नहीं pass कर सकता. Whatever attracts you to that part of the world and to that university. What about veterinary students, sir? Do they have no? अच्छा मेरे पास आज तक कोई veterinary sciences का student as such आया नहीं है लेकिन अगेन क्योंकि क्लिनिकल मेडिसिन का ही उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो नहीं कर सकते बाकी सब कर सकते हैं तो आई थिंक इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि अगर कोई वेट अपने स्किल्स को और अपने नॉलेज को अप करना चाहता है ये करना चाहती है तो दे कैन अप्लाई फॉर फुलब्राइट फॉर श्योर आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट कोई और क्वेश्चंस आ रहे हैं Sir, Abdul Wase, again, the question from Abdul Wase. How do you see fully funded scholarships in China versus Europe and versus Fulbright? यार चाइना में मेरे स्टूडेंट्स भी गए हैं चाइना में जाके उनकी एक्सेलेंस है एकेडमिक एक्सेलेंस है बट कंपैरेटिवली इंसुलेटेड कल्चर है और दुनिया से लोग इतने वहां नहीं जाते होते हैं तो वो जो एक ग्लोबल एक्सपोजर है वो आपको उस तरह से नहीं मिलता होता उनके अपने डायनामिक्स हैं वहां पे अलग शशकें हैं लाइक एक ये है कि उनको वेस्टर्नाइजेशन का बड़ा शौक है इंग्लिश की मार्केटिंग ही गोरों ने ऐसी की हुई है कि वहां पे लोग इंग्लिश के ट्यूशंस पढ़ा के पैसे कमा रहे होते हैं अच्छे खासे but other than that I know I have a very close 14 years old friend जो कि चाइना में उसने मास्टर्स किया और भी PhD के लिए US गए his words are कि China is in no way
not in parallel worlds comparable to US when it comes to education और वो जो environment है. But यूरोप की अगर आप बात करते हो, फिर यूरोप के अलग डायनामिक्स हैं. अगर आपको मैं बेल्जियम का बताऊं, बेल्जियम का ये कि उनकी फीस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है. फिर उनका एक बड़ा मजे का है कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर हो ना दुनिया में कहीं भी, वो अगर आपको शो करवा दे कि उनको एम्बेसी में जाके बेल्जियम एम्बेसी में कर दे कि यार लेट्स से आई एम वाउचिंग फॉर हमजा, और मैं अगर महीने का आई डोंट नो लास्ट टाइम आई कन्वर्टेड इट वाज समथिंग 7.5 to 8 लाख रुपीस कमाता हूँ पाकिस्तानी, उनकी करेंसी से कन्वर्ट करके बता रहा हूँ. वो एडमिशन ले लेते हैं, टिकट्स खरीद के पहुंच जाओ. फिर वहां पे कैसे सरवाइव करना वो खुद डिसाइड करो. और जॉब्स करो, क्या करो. वो लैंग्वेज का यूरोप में कई जगहों पे लैंग्वेज का बड़ा चैलेंज आ जाता होता है. तो जो इंग्लिश स्पीकिंग उनके कंट्रीज नहीं है. अदर देन दैट लाइक यूएस के लिए कीवर्ड्स मेरे ज़हन में आते हैं एक्सेलेंस, ग्लोबल एक्सपोजर, मेट्रोपॉलिटन. यूरोप के लिए आते हैं लिबरल, एक्सप्लोरेशन, बिकॉज यू नो आप एक यूरोपियन कंट्री में जाके आप यूरोपियन यूनियन के किसी कंट्री में जाके घुस सकते हो. सो या बट इट्स डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. सर मेहरान आपसे पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग इस वेबिनार की, तो आपसे पूछना है कि अगर आप अलाउ करें तो हम सोसाइटी यार आप शेयर कर लो, लेकिन आई वुड से कि शेयर इस तरह से करना कि यूट्यूब पे डाल के पब्लिक नहीं कर देना, अनलिस्टेड एक जो है ना वो लिंक बना के इनको दे देना. बाकी इन सबके पास दे हैव माय नंबर. इट्स 7 o'clock. आई हैव टू रन इनटू अनदर क्लास. मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहा होता हूँ अक्रॉस द कंट्री. तो आई थैंक यू ऑल आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए. एक थोड़ा सा है कि मुझे थोड़ा सा लगे कि सब में वीडियोस बंद करके ऑडियोज बंद करके थोड़ा सा इंटरेक्टिव नहीं था. बट आई होप टू सी यू गाइस अगेन. ठीक है. अभी मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक रखना चाहता हूँ, अगर आपका टारगेट फुलब्राइट है तो मैं कहूंगा कि अभी से ना थोड़ा जीआरई के लिए प्रिपेयर कर लो. क्योंकि आगे जो आपके एसेस वगैरह हैं उनमें तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा. वो चीजें उनमें ये है कि उसमें उस तरह का डिसिप्लिन नहीं चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी चाहिए. इफ यू वर्किंग विद द राइट पीपल वो अनलॉक हो जाता है. जीआरई के लिए थोड़ा डिसिप्लिन और टाइम चाहिए. तो 2.5 महीने से लेके मैंने लोगों को देखा 6-7 महीने लगाते हैं अपनी पेस पे. अगर रोज का 3-3.5 घंटे लगा रहे हो तो 2.5-3 महीने में प्रिपेयर हो जाता है. फुली प्रिपेयर अपने पोटेंशियल के हिसाब से जितना आप स्कोर कर सकते हो उस पर आप चले जाते हो. इसी से आप कैलकुलेट कर लो कि अगर वो उसको आप हाफ कर देते हो तो फिर डबल टाइम लगेगा. बट स्टार्ट कर दो, थोड़ा करके स्टार्ट कर दो. क्वालिटी स्टडी स्टार्ट कर लो. इस कोर्स के अंदर काफी कुछ जो है वो फ्री में भी पढ़ा हुआ है, वो आपको काफी एक डायरेक्शन दे देगा. हमजा से अब नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इट, हमजा से मैं इसके बाद एक डिस्कशन करूंगा. मे बी we can give your university some specific discount as well, right? क्योंकि इकोनॉमी के जो हालात हैं सब लोग ही इस बात पे थोड़ा सा कंसर्न होते हैं. On that note, let's end it. Thank you guys. See you again. Yes, please, Ms. Isma. Very humble thanks to you for making this session so informative and valuable. And I am hopeful all of students must have made some pick up the key points as you talked about Fulbright in detail and also on the analytical points that GRE is. And thank you so much. You're welcome. You're absolutely welcome. And I enjoyed it. Okay. See you guys. Allah Hafiz. Sir. Allah Hafiz.